नमस्ते विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का आज की कक्षा में, जिसमें हम अध्ययन कर रहे हैं कक्षा 12 का चैप्टर नंबर 1 इलेक्ट्रिक फील्ड, और जिसमें हमारा जो टॉपिक था वह है बहुल आवेशों के मध्य बल एवं अध्यारोपण का सिद्धांत अर्थात सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। इससे पहले हम अध्ययन कर चुके हैं कूलाम के नियम का, और कूलाम के नियम के आधार पर ही हमने डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट और कूलाम के नियम का सदिश निरूपण का अध्ययन कर चुके हैं। तो आज हमारा जो टॉपिक है वह है कि हमारे पास यदि दो आवेशों से अधिक आवेश हों तो उस स्थिति में लगने वाले परिणामी बल का मान कितना होगा, और जिस सिद्धांत के द्वारा यह मान ज्ञात किया जाएगा वह सिद्धांत ही कहलाएगा आपके अध्यारोपण का सिद्धांत। अर्थात इसके अंदर भी हम कूलाम के नियम का ही उपयोग करेंगे। तो कूलाम के नियम में हम अध्ययन कर चुके हैं कि जैसे मान लीजिए कि हमारे पास कोई दो बिंदु आवेश हैं Q1 व Q2 हैं, जिनके बीच की दूरी स्मॉल r है। तो कूलाम के नियमानुसार ये दो स्थिर बिंदु आवेश हैं और उनके मध्य की दूरी स्मॉल r है। तब उन दोनों आवेशों के मध्य जो बल लगेगा वह आपके आकर्षण बल भी हो सकता है और प्रतिकर्षण बल भी हो सकता है, निर्भर करता है उन आवेशों की प्रकृति पर। यदि दोनों आवेश आपके समान प्रकृति के हैं अर्थात पॉजिटिव पॉजिटिव या नेगेटिव नेगेटिव है, तो उनके मध्य प्रतिकर्षण बल, विपरीत प्रकृति के अगर ये आवेश हैं तो उनके मध्य आकर्षण बल लगता है। और इस बल का जो मान होगा वह था हमारे पास F बराबर के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, जहाँ के जो है वह एक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू माध्यम के ऊपर निर्भर करती है, और निर्वात में इसकी वैल्यू हम ज्ञात कर चुके हैं 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलाम स्क्वायर। तो अब हमारे पास यहाँ पर ध्यान देने की योग्य बात होगी कि यदि दो आवेश हैं और वो स्थिर अवस्था में हैं, तब उनके मध्य हमेशा जो बल लगेगा वो कौन से नियम से लगेगा? कूलाम के नियम से। अब यदि दो से अधिक आवेश हैं तब भी वहाँ पर दो दो आवेशों के मध्य बल लगेगा, और किसी एक आवेश के ऊपर उन सभी आवेशों के कारण बल का मान हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पर मान लीजिए कि हमारे पास कोई आवेशों का निकाय है। तो निर्वात के अंदर कोई आवेशों का निकाय है जिसमें हमारे पास Q1 Q2 Q3 Qn आवेश उस निकाय के अंदर मौजूद हैं। तब इन सभी आवेशों के कारण किसी आवेश Q0 पर हमें परिणामी बल का मान ज्ञात करना है, और जो परिणामी बल का मान आएगा वो ज्ञात करेंगे हम अध्यारोपण के सिद्धांत के अनुसार। तो अध्यारोपण का सिद्धांत क्या होगा कि यहाँ पर मान लीजिए कि Q0 पर बल लगेगा Q1 के कारण, जैसे कूलाम के नियम में है। इसी प्रकार से Q2 के कारण Q0 पर लगेगा, Q3 आवेश के कारण Q0 पर बल लगेगा। तो Q0 आवेश पर इन सभी आवेशों के कारण अलग अलग विद्युत बल लग रहा है। तो उन सभी अलग अलग विद्युत बलों का जो सदिश योग होगा वह सदिश योग ही इस Q0 आवेश पर परिणामी बल होगा, और यही होता है अध्यारोपण का सिद्धांत। यहाँ पर अगर इसका कथन हम लिखें कि किसी एक स्थिर बिंदु आवेश पर अन्य स्थिर बिंदु आवेशों के कारण लगने वाले परिणामी विद्युत बल का मान उन अन्य आवेशों के कारण अलग अलग लगने वाले विद्युत बलों का सदिश योग होता है। तो यह होता है आपके अध्यारोपण का सिद्धांत, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। तो माना कि हमारे पास n आवेश हैं Q1 Q2 Q3 Qn, जिनका मूल बिंदु के सापेक्ष स्थिति सदिश क्रमशः R1 वेक्टर, R2 वेक्टर, R3 वेक्टर Rn वेक्टर हैं। तब इनको अगर हम डायग्राम के अंदर दर्शाएं तब हमारे पास में आ जाएगा कि माना कि यह Q1 आवेश है, यहाँ पर आपके पास Q2 आवेश है, और इन आवेशों के कारण Q0 आवेश पर विद्युत बल का मान हमें ज्ञात करना है। तो Q1 आवेश का मूल बिंदु O के सापेक्ष स्थिति सदिश मान लिया R1 वेक्टर, यहाँ तीर का निशान आपको लगाना है जिससे ही दिशा का पता चलेगा, R2 वेक्टर
और माना कि इसी प्रकार से यहाँ पर यह Qn आवेश है जिसका मूल बिंदु के सापेक्ष स्थिति सदिश कितना है, Rn वेक्टर है। इन आवेशों के कारण Q नोट आवेश पर बल का मान ज्ञात करना है। तो Q नोट आवेश का माना कि मूल बिंदु के सापेक्ष स्थिति सदिश मान लिया कि हमने कितना है, R नोट वेक्टर। कूलाम का जो नियम है वो क्या कहता है कि दो आवेश होने चाहिए, उन दो आवेशों के मध्य लगने वाले बल का मान किसी तीसरे आवेश के कारण प्रभावित नहीं होता है। कूलाम के अनुसार क्या होता है कि Q1 और Q2 के मध्य जो बल लगेगा इस बल का मान इस Q3 आवेश के कारण प्रभावित नहीं होता है। तो दो स्थिर बिंदु आवेश होने चाहिए, उनके बीच में कुछ दूरी होनी चाहिए, तो वहाँ पर कौन सा नियम लगेगा, आपके कूलाम का नियम। तो अब हमारे पास यहाँ पर टारगेट क्या है कि परिणामी बल ज्ञात करना है Q नोट पर। तो पहले Q1 के कारण, तो अब दो बिंदु आवेश कौन से हो गए, Q1 और Q नोट। जब दूसरा लेंगे तो Q2 के कारण, तो Q2 और Q नोट हो जाएगा, Q3 और Q नोट हो जाएगा, इसी प्रकार से Qn और Q नोट हो जाएगा। Q1 के कारण Q नोट पर बल हो जाएगा हमारे पास F01, दोनों पॉजिटिव मान लिया हमने। तो Q1 के कारण Q नोट पर बल हो जाएगा, दो जिसकी दिशा हो जाएगी Q नोट की ओर। तो यहाँ पर इसका स्थिति सदिश हो जाएगा R नोट 1 वेक्टर और बल हो जाएगा F01 वेक्टर। इसी प्रकार से Q2 के कारण हो जाएगा आपके पास बल का मान F02 वेक्टर और यहाँ पर इसका स्थिति सदिश हो जाएगा R02 वेक्टर। अगर Q3 होगा तो वहाँ पर Q3 के कारण भी आ जाएगा। तो इसी प्रकार से यहाँ पर जो Qn आवेश है उसके कारण बल का मान हो जाएगा F0n वेक्टर और यहाँ पर इसका स्थिति सदिश हो जाएगा R0n और वेक्टर। तो यह हो गया इसका डायग्राम। डायग्राम की संरचना आपको रटनी नहीं है, जो आपको दे रखा है उसके अनुसार ही आपको लिखना है। ना कि कोई निकाय है जिसमें Q1, Q2, Q3 और Qn आवेश हैं जिनके मूल बिंदु O के सापेक्ष स्थिति सदिश क्रम से R1 वेक्टर, R2 वेक्टर डॉट डॉट Rn वेक्टर हैं। इन सभी आवेशों के कारण किसी Q नोट आवेश पर बल का मान हमें ज्ञात करना है। तो उस Q नोट आवेश का मूल बिंदु के सापेक्ष स्थिति सदिश कितना है, R नोट वेक्टर है। तब यहाँ कूलाम के नियम से इन पे बल लगेगा F01, F02, F0n। तो अब अलग अलग आवेशों के कारण Q नोट पर बल का मान हम ज्ञात कर लेंगे। एक ही सूत्र यहाँ पर काम में लेंगे, जैसे Q1 और Q नोट में बल लग रहा है तो वहाँ पर Q1 आ रहा है, दोबारा आपके 2 लगा देंगे 1 की जगह, तीसरा लिखेंगे तो वहाँ पर 3 लगा देंगे, 4 लगा देंगे, 5 और इसी प्रकार से लास्ट में क्या लगा देंगे हम n, और सबको जोड़ लेंगे तो हमारे पास में आ जाएगा परिणामी बल का मान, जो आपके अध्यारोपण के सिद्धांत से भी था कि किसी के ऊपर जो बल का मान होगा वो हो जाएगा आपके पास F बराबर F1 F2 प्लस F3 डॉट डॉट, इस प्रकार से बल का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो हल कर लेते हैं अब इसको हम कि किस प्रकार से बल लगेंगे। यहाँ पर इसको आप नोट कर लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो यहाँ पर आपके पास में आ जाएगा Q नोट आवेश पर Q1 आवेश के कारण बल के कारण विद्युत बल कूलाम के नियमानुसार F0 पर लग रहा है किसकी वजह से, 1 की वजह से, वेक्टर बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q1, दूसरा आवेश Q नोट है, यहाँ पर आ जाएगा R01 स्क्वायर। दोनों आवेशों के बीच की दूरी कितनी है, R01 वेक्टर, मॉडुलस ले लेंगे तो इसका सदिश हट जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा R01 कैप। समीकरण नंबर 1, जहाँ R01 कैप जो है वह सदिश R01 वेक्टर की दिशा में एकांक सदिश है।
जहाँ R01 कैप जो है वह R01 कैप की दिशा में एकांक सदिश है, अर्थात बल की दिशा है Q1 से Q0 की ओर। इसी प्रकार से अब Q2 आवेश के कारण बल का मान निकालेंगे। तो जहाँ पर 1 दे रखा है उस 1 की जगह आपको कितना पुट करना है 2। बाकी पूरे सूत्र इसी प्रकार से आपका शॉर्टकट हो जाएगा। अब आपको यहाँ पर रटने की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पर आ जाएगा अब आपके पास Q0 आवेश पर Q2 आवेश के कारण बल। तो जहाँ पर भी 1 लगा रखा है उस 1 की जगह अब 2 पुट कर दीजिए तो सूत्र अपने आप ही हल हो जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा F02 वेक्टर बराबर कितना होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट, जहाँ एप्सिलॉन नोट क्या है निर्वात की विद्युतशीलता। पूरा पॉइंट हम किस में हल कर रहे हैं निर्वात में। यदि माध्यम होता तो यहाँ पर एप्सिलॉन आ जाता। तो यहाँ पर आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट। Q1 की जगह कितना हो जाएगा Q2, यहाँ Q0 ऐसे कैसे रहेगा R02 स्क्वायर R02 कैप, समीकरण नंबर 2। इसी प्रकार यदि Q3 आवेश लेते हैं तो हमारे पास में आ जाएगा Q3 आवेश के कारण। तो यहाँ पर आपके पास में आ जाएगा F03। अब जहाँ पर 2 है उसकी जगह 3 पुट कर दीजिए। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट, 2 की जगह यहाँ 3 आ जाएगा। बाकी सेम ऐसे कैसे रहेगा R03 स्क्वायर R03 कैप, समीकरण नंबर 3। इसी प्रकार से nवें आवेश के कारण जो बल हो जाएगा उसका मान हो जाएगा F0n वेक्टर बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट। 3 की जगह क्या पुट कर देंगे n, बाकी सेम रहेगा R0n स्क्वायर R0n कैप, समीकरण नंबर 4। तो ये हमने निकाल लिए Q0 आवेश पर अलग अलग आवेशों के कारण लगने वाले बल। तो अब हम ज्ञात करेंगे इसके ऊपर लगने वाला परिणामी बल। तब अध्यारोपण के सिद्धांत से Q0 पर परिणामी बल जो है वह मान लिया हमने कितना है F0 वेक्टर। 0 पर 1 की वजह से, 0 पर 2 की वजह से, 0 पर 3 की वजह से, प्लस डॉट डॉट 0 पर nवें आवेश की वजह से बल का मान। तो यह हो जाएगा अध्यारोपण का सिद्धांत कि किसी एक आवेश पर अन्य आवेशों के कारण अलग अलग जो बल लग रहे हैं उन सब का जो सदिश योग होगा वह सदिश योग ही उसका फाइनल या परिणामी बल होगा। तो अब इसमें F01, F02, F03, F0n के मान समीकरण 1, 2, 3 और 4 से हम पुट कर लेते हैं और समीकरण को हम यहाँ हल कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम इसके मान लिख लेते हैं। तो हमारे पास में आ जाएगा बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q1 Q0 R01 स्क्वायर R01 कैप, F01 का मान प्लस 2 का मान 4 पाई एप्सिलॉन नोट, 2 लगा देंगे बाकी सेम रहेगा R02 स्क्वायर R02 कैप प्लस 3 का 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q3 Q0 R03 स्क्वायर R03 कैप प्लस डॉट डॉट प्लस nवें आवेश के कारण समीकरण नंबर 4 से। तो यहाँ पर आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q0 अपॉन R0n स्क्वायर R0n कैप। तो यहाँ पर आपके पास में ये मान लिख लिया हमने।
अब यहाँ पर जो आपकी समीकरण बन रही है, इस समीकरण में जो राशियाँ आपके कॉमन आ रही हैं उन कॉमन राशियों को आप बाहर निकाल लीजिए और जो बचता है उसको आप लिख लीजिए। तो यहाँ पर आपके कॉमन आ रहा है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और एक क्यू नॉट। तो कॉमन लेने के बाद आपके पास क्या आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और क्यू नॉट भी कॉमन आ रहे हैं। यहाँ पर मैं इसको मिटा देता हूँ। तो यहाँ पर आपके पास क्या बचा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बार आ गया, क्यू नॉट बार आ गया। तो यहाँ क्या बच गया Q1 और नीचे बच गया R01 स्क्वायर, यहाँ बच गया R01 कैप प्लस यहाँ से R02 स्क्वायर और R02 कैप प्लस Q3 R03 स्क्वायर R03 कैप। यहाँ पर योगफल को दर्शाने के लिए हम सिग्मा का उपयोग कर लेंगे। तो यहाँ पर आपके पास समीकरण बन जाएगी Q0/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सिग्मा I2n QI R0I स्क्वायर R0I कैप। कैप को चाहो तो आप यहाँ से हटा सकते हो और इस समीकरण का एक दूसरा रूप यहाँ दे सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि किसी सदिश का एकांक सदिश होता है सदिश बटा सदिश का परिमाण। तो आर कैप की जगह हम यूज कर सकते हैं आर वेक्टर और आर। तो नीचे आपकी आर और बढ़ जाएगा, 2 पहले से हैं, एक यह हो जाएगा तो 3 हो जाएंगे। तो फाइनली बल का मान हम लिख सकते हैं कि F0 वेक्टर बराबर Q0/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सिग्मा QI R0I। यहाँ कैप हटा रहे हैं और वेक्टर लगाएंगे तो यहाँ पर पावर हो जाएगी 3, पावर यहाँ पर होगी 3 और यहाँ 0I कैप की जगह लग जाएगा वेक्टर और यहाँ हो गया I बराबर 1 से कितना चल रहा है n तक। तो यह हो जाएगा इसी का दूसरा रूप, जिसको दे दिया मैंने समीकरण नंबर 6। तो यह था आपके 2 से अधिक आवेशों के मध्य बल, जो हमने ज्ञात किया कौन से सिद्धांत के द्वारा, अध्यारोपण के सिद्धांत के द्वारा। जो क्या था हमारे पास, किसी एक आवेश पर लगने वाले परिणामी बल का मान अलग अलग आवेशों के कारण लगने वाले बलों के सदिश योग के क्या होता है बराबर। तो यह था आज का हमारा टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक में हम लेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पर आधारित आपकी सारी टॉपिक।